तो चलिए अब बुलेटिन में खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां गुजरात के अहमदाबाद के चंदोला इलाके में आज से दूसरे चरण की अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा। इसके मद्देनजर ही 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। डीसीपी रवि मोहन सैनी ने यह बताया है कि चंदोला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। वही एसआरपी की 25 कंपनियां, 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस क्षेत्र में सभी निर्माण अवैध है और इसीलिए उन्हें हटाया जा रहा। वो इससे पहले 29 और 30 अप्रैल को इस अभियान का पहला चरण शुरू हुआ था, जो इस दौरान ही जहां लगभग 3000 अवैध मकानों को गिराया गया था। इन 3000 घरों में ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे। अब दूसरे चरण में लगभग 2500 घरों को गिराने का जो टारगेट है वो रखा गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम के जो शरद सिंघल है, उन्होंने कहा कि आज से दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है। मुझे उम्मीद है जनता भी हमें सहयोग दे रही है और यह काम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से पूर्ण होगा। वहीं इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ एक्ट पर बड़ी सुनवाई होनी है। याचिकाओं पर सुनवाई से पहले कानूनी हलचल बढ़ चुकी है। वक्फ एक्ट के खिलाफ आज संवैधानिक बहस होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर वक्फ एक्ट के खिलाफ आज संवैधानिक बहस होगी और कहीं ना कहीं इसको लेकर के कानूनी हलचल जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रही। वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखते हुए नजर आएंगे। याचिकाओं पर सुनवाई किया जाएगा, क्योंकि कई याचिका ऐसी है जिनमें यह कहा गया कि वक्फ एक्ट मुसलमानों के भलाई के लिए नहीं है और इसी के मद्देनजर आज सुनवाई होनी है। वही संभल जिले में शहर के सौंदर्यीकरण और प्रमुख चौराहों पर संभल से जुड़ी महान हस्तियों की मूर्तियां स्थापित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत ही अनाधिकृत निर्माणों और अवैध ठिकानों को हटाया जा रहा, ताकि शहर का स्वरूप सुधारा जा सके और सार्वजनिक स्थानों को व्यवस्थित किया जा सके। प्रशासन का यह कहना है कि इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपयुक्त स्थान होगा। जिला अधिकारी इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और जनता से सहयोग की अपील कर रहा है, ताकि सौंदर्यीकरण कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके। वही गिरफ्तार प्रोफेसर की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट पर गिरफ्तारी हुई थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट में अशोका प्रोफेसर की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट पर गिरफ्तारी हुई थी, जिस पर आज गिरफ्तार प्रोफेसर की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दादरी रोड पर अवैध रूप से रह रहे जो बांग्लादेशी नागरिक है और रोहिंग्या है, उनकी तलाश के लिए भिवानी पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान सुबह 5 बजे से शुरू हुआ। एसएचओ सत्यनारायण ने बताया है कि हम आधार कार्ड की जांच कर रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन सत्यापित कर रहे हैं। अब तक 6 पुरुष और 4 महिलाएं संदिग्ध रूप से पकड़ी गई हैं। वो उनके जो दस्तावेज है उनकी गहन जांच की जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किए जाएंगे। पुलिस फिलहाल केवल वयस्कों की जांच कर रही है और अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। वही यूपी में 30% बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा। प्रदेश में एक साथ 30% बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ाई जा सकती है। पावर कॉर्पोरेशन ने यह बताया है कि 19,600 करोड़ का घाटा हुआ है और इसी के मद्देनजर 30% बिजली की जो दरें हैं उसको बढ़ाया जा सकता है। तो यूपी के जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, उनकी जेब पे जरूर असर पड़ेगा अगर 30% जिस तरीके से यूपीपीसीएल ने यह जानकारी दी है, अगर बिजली की दरें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां भी बढ़ेंगी और उनके जेब पर भी असर देखने को मिलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने नीदरलैंड दौरे के दौरान ही वहां के विदेश मंत्री कैस्पर वेलके से मुलाकात की है। उस बैठक में दोनों ही नेताओं के बीच भारत नीदरलैंड द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव पर भी व्यापक चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए यह कहा कि बातचीत सकारात्मक रही
और इसमें व्यापार, निवेश, तकनीक, जलवायु और वैश्विक मुद्दों को लेकर विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि यह साझेदारी आने वाले समय में और अधिक गहराई लेगी। इस दौरान ही विदेश मंत्री ने नीदरलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की और उन्हें भारत की प्रगति में भागीदारी बनने के लिए प्रेरित किया। तो अटारी वाघा बॉर्डर पर 12 दिनों बाद फिर शुरू होगी बीटिंग रिट्रीट। अटारी वाघा बॉर्डर पर न हाथ मिलेंगे न दोस्ती के दरवाजे खुलेंगे। फाजिल्का में आज से शुरू होगी जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो आज से शुरू होने वाली है। फाजिल्का में आज से शुरू होगी। वही साथ ही साथ बड़ा रूल ये भी रखा गया है कि क्योंकि देखा जाता है इस समारोह के दौरान ही दोनों जो देश के सेना है वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और जो बीच में जो गेट लगा होता है जिसे दोस्ती का गेट कहा जाता है उसे भी खोला जाता है। लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है कि गेट नहीं खोला जाएगा और न ही दोनों हाथों पे जो सेना है वो आपस में हाथ मिलाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो समारोह है बीटिंग रिट्रीट का उसको एक बार फिर से चालू कर दिया गया। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल राखी गढ़ी में स्थापित संग्रहालय और व्याख्यान केंद्र में 20 करोड़ लागत की 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें विश्राम गृह, छात्रावास और कैफेटेरिया भी शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा सहित अन्य जो गणमान्य थे वो उपस्थित रहे। इसके अलावा ही मुख्यमंत्री साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने आइकॉनिक स्थल राखी गढ़ी द्वारा जो तैयारी की गई थी उसकी पुस्तिका का भी विमोचन किया। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्य के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उनका स्वागत किया और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आभार जताया। बावनकुले ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे विकसित महाराष्ट्र के संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। भुजबल के शामिल होने से राज्य सरकार को अनुभव और नेतृत्व का नया समर्थन मिलने की उम्मीद है। माननीय छगन भुजबल जी, इन्होंने उनका संपूर्ण जीवन नगर सेवक से लेकर उप मुख्यमंत्री तक उन्होंने काम किया है। ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी वो इस महाराष्ट्र में खड़ा उन्होंने किया था। ओबीसी लीडर के नाम से भी जाने जाते हैं। और साथ साथ में माननीय देवेंद्र जी, अजीत दादा, एकनाथ शिंदे जी, हमारी टीम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छगन भुजबल जी का समावेश ये महाराष्ट्र के लिए मजबूती देने वाला एक अत्यंत महत्व का विषय है। मैं अजीत पवार जी को अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने छगन भुजबल जी को उनके पार्टी से उन्होंने मंत्रिमंडल में समावेश किया, क्योंकि अजीत दादा का निर्णय है किसको लेना चाहिए था, किसको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन छगन भुजबल जी को लेने से अजीत पवार जी ने जिस प्रकार से एक अच्छा काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, हमारी सरकार जो बनी है, ये सरकार ने जो विकसित महाराष्ट्र का संकल्प किया है, वो संकल्प को छगन भुजबल जी पूरी मजबूती के साथ हमें साथ देंगे। एक महत्वपूर्ण अनुभव उनका महाराष्ट्र सरकार में काम में आएगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता यानी कि डीए देने का आदेश दिया। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर वे कानून का पालन करते हैं तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम यह कानून नहीं मानेंगे। जब न्यायालय का कोई निर्देश आता है तो वे कह देते हैं कि हम इसे नहीं मानेंगे और जब हमारे पक्ष में होगा तब मानेंगे। ऐसा नहीं चल सकता। घोष ने आरोप भी लगाया कि टीएमसी न तो सुप्रीम कोर्ट, न विधानसभा और न ही लोकसभा का सम्मान करती है। न्याय नहीं मानेंगे हम। कोई न्यायालय की जो निर्देश आता है, न्याय आता है, वो नहीं मानेंगे बोल देते हैं। जब उनके पक्ष में होगा तब मानेंगे। आज उनके विपक्ष में गया, इसीलिए विचाराधीन हो गया।
ये कानून है हम मानेंगे, ऐसा नहीं चल सकता है। आपको मानना है तो कानून को हमेशा मानना है। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानसभा, लोकसभा किसी को नहीं मानते हैं, संविधान को तक नहीं मानते हैं, तो आपके मुंह में ये सब बातें शोभा नहीं देती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान ही उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि आमजन को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों ने अपने अपने विभागों की प्रस्तुतियां दी और मुख्यमंत्री के सामने प्रमुख उपलब्धियां और चुनौतियां भी रखी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को देर रात इंदौर के विश्व प्रसिद्ध सराफा बाजार का दौरा किया और यहां के चटपटे व्यंजनों का स्वाद लिया। इस दौरान ही उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाजार में घूमकर जनता से संवाद भी किया और स्थानीय लोगों से इंदौर की स्वच्छता और व्यंजन की संस्कृति को लेकर चर्चा किया। उन्होंने कहा, सराफा बाजार न सिर्फ स्वाद का केंद्र है बल्कि इंदौर की पहचान है। रात करीब 11:15 पर मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ सराफा पहुंचे। यहां उन्होंने भुट्टे का केस और गड़ाडू, दही बड़ा, पानीपुरी, कुल्फी का स्वाद लिया और इंदौरी कुल्हड़ की भी चाय पी। मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने पोहे, भुट्टे की केस और जो गराडू, रबड़ी, जलेबी जैसे जो पारंपरिक व्यंजन है उसका भी आनंद लिया। आरंभ में स्थानीय दुकानदारों और युवाओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वही मुख्यमंत्री ने इंदौर की सफाई और व्यंजन संस्कृति को पूरे देश में प्रेरणा स्रोत बताते हुए व्यापारियों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में लोक शिकायत सुनवाई की है। इस दौरान ही उन्होंने विभिन्न इलाकों से आए जो नागरिक हैं उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधे संवाद करते हुए उनके शिकायतों का निवारण करने का भी आश्वासन दिया। वो इस पहल से नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास और संतुष्टि की भावना बढ़ी है। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम कुछ राहत भरा हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दिन में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है और इसी के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इससे लगातार बढ़ रही जो गर्मी है, उमस है, उससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि दिल्ली एनसीआर में आज 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनमें धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे भी पड़ने की संभावना है। हालांकि बारिश की तीव्रता हल्की रहेगी, लेकिन इससे तापमान में गिरावट जरूर आ सकती है। देश भर में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के चलते कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज गरज, चमक, तेज हवाएं और बौछारों की संभावना है, तो वहीं राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। वही भारतीय मौसम विभाग ने यह भी बताया कि पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी गंगीय जो क्षेत्र हैं उससे होते हुए उत्तरी बांग्लादेश तक एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण गुजरात से सटे उत्तर पूर्व अरब सागर पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ। मौसम संबंधी इन प्रणालियों के चलते आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में और 24 मई तक उत्तराखंड और उत्तर पश्चिम के जो भारत के मैदान हैं, मैदानी इलाकों में गरज, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, जहां भक्तों ने बजरंग बली के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इसी तरह जहां प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर परिसर में जय श्री राम हनुमान चालीसा के पाठ से गूंज उठा। हर वर्ष ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है और भक्त हनुमान जी की कृपा पाने के लिए व्रत, भक्ति और दान करते हैं। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आए।
अतुल कटारिया चौक स्थित कृष्णा फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां पर आग की जो लपटें थी और धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर गई। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं प्रशासन ने एहतियातन तौर पर आसपास के जो क्षेत्र है उसको खाली करवा दिया और किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई भी सूचना नहीं है। मुरादाबाद शहर की एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। अब वहीं आसपास के जो इलाके हैं उनको खाली करवा दिया गया ताकि कोई भी बड़ा नुकसान ना हो। दमकल विभाग के अधिकारी आग पर जल्द नियंत्रण करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। यूपी के संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने निचली जो अदालत है उसके आदेश में कोई भी मुद्दा नहीं पाया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता की माने तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सर्वे आयुक्त की नियुक्ति बिना सुनवाई के हो सकती है। वही साथ ही पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होगा क्योंकि ये 1958 का ASI संरक्षित स्मारक है। तो वही मुस्लिम पक्ष से लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगा। में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की तरफ से दिए गए सर्वे आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल रिव्यू पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि उस सर्वे सही था। सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी, यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पाठ होगा। इस फैसले के बाद अब संभल स्थित जामा मस्जिद का सर्वे कराया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट के इस फैसले से अब साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में ये सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले को एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। मामले में हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि सर्वेक्षण सही था। जो भी सर्वे हुआ है उसे अब आगे पढ़ा जाएगा और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि उस सर्वे सही था। सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी, यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पाठ कि जो 19 नवंबर और 24 नवंबर को संभल की तथाकथित मस्जिद में सर्वे हुआ था, कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी के आदेश के अनुपालन में, उसमें ये आर्गुमेंट किया गया था कि कोर्ट ने बहुत बड़ा लॉ का वायलेशन किया है और सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया है बिना दूसरी साइड को सुने हुए, इसलिए ऑर्डर गलत है और जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट है वो भी रिजेक्ट की जाए। आज कोर्ट ने जो वहां की मॉस कमेटी है उसकी याचिका डिसमिस कर दी है और मैंने ये टाइम एंड अगेन बात बोली है, सेटल लीगल प्रिंसिपल है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की कंप्लायंस में सर्वे कमिश्नर एक्स पार्टी नियुक्त कर सकती है। सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने के लिए किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। लॉ की सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि जब सर्वे कमिश्नर मौका मुआयना करेगा, स्पॉट पे जाएगा, तो जो अफेक्टेड पार्टी है उसको नोटिस देके वहां पे मौजूद रखेगा और दोनों की प्रेजेंस में सर्वे किया जाएगा। तो जो एक कवायद थी कि हरिहर मंदिर में जो सर्वे हुआ है उस सर्वे रिपोर्ट को खारिज कराया जाए। और अब पूरा मामला आपको समझाते हैं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है।
सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरे प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहां पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती मिली थी। 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी की तरफ से सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी थी। संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर मामले में 24 नवंबर को महंत ऋषिराज की याचिका पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में अपील की थी और फिर सिविल कोर्ट के बाद मस्जिद बनाम मंदिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मस्जिद कमेटी ने अब सर्वे आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसमें दखल देने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल प्रशासन की तरफ से मस्जिद परिसर का सर्वे कब और कैसे कराया जाएगा, अब इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।